अब देखिए यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या है कि भारत में टैक्स जो है दो स्तर पर प्राप्त किया जाता है। एक जो है प्रत्यक्ष और एक जो है सो अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ हम लोग दोनों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में जो है भारत सरकार कैसे वसूली करती है। एक जो है प्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष कर मतलब जब भारत सरकार जो है जो टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाती है या जिस आर्थिक क्षेत्र पर लगाती है, अगर वही उसका पेमेंट कर रहा है, वही उसका भुगतान कर रहा है, तो प्रत्यक्ष कर कहलाती है। तो प्रत्यक्ष कर जो मैंने बताया कि जिस व्यक्ति पर, अगर यहाँ फैक्ट्री पर लगाई गई है तो फैक्ट्री ही उसका पेमेंट करेगा। ये किसी दूसरे पर टालने के लिए इसके बस की बात नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति पर या किसी दूसरे पर टाल दे। तो ऐसे टैक्स को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने निगम कर की बात की है यहाँ पर। तो निगम कर ये फैक्ट्री को देना है क्योंकि फैक्ट्री पर लगाई गई है और फैक्ट्री को ही ये पेमेंट करना है, ये किसी दूसरे पर नहीं टाल सकता है, तो इसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसका भार मतलब इस टैक्स का भार सीधे इस पर पड़ रहा है। तो एक टैक्स भारत में जो है आपको वो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा जो टैक्स हम लोग देख रहे हैं, एक टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया और दूसरी टैक्स हम लोग देख रहे हैं जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अब डायरेक्ट टैक्स के प्रकार की हम लोग देखते हैं कि भारत में कितने तरह के डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। भारत में जो है डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही दो स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। एक पहला जो होता है ये केंद्र सरकार इसको प्राप्त करती है, मतलब केंद्र सरकार लगाएगी और केंद्र सरकार ही इसको वसूली करेगी। कौन कौन सा आएगा टैक्स, इसकी हम लोग बात करेंगे। दूसरा टैक्स जो हमारा है डायरेक्ट टैक्स, ये क्या करेगी, राज्य सरकार लगाएगी और राज्य सरकार लगाएगी और राज्य सरकार ही इसकी वसूली करती है। अब दोनों में फर्क हम लोग समझते हैं क्या है। जैसे केंद्र सरकार कौन कौन सा टैक्स लगाती है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण निम्न में से कौन से है, या इनडायरेक्ट टैक्स के अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण निम्न में से कौन है, या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है सो राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाला कर है, या प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, वो आगे क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा सिर्फ जो है। देखेंगे अब केंद्र सरकार क्या करती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की कि केंद्र सरकार क्या करती है, इनकम टैक्स लगाती है। आयकर जिसको आप कहते हैं, आयकर आप जैसे नौकरी होगा आप आयकर का अपने स्लैब चेक करेंगे कि मैं इसके दायरे में आता हूँ या नहीं आता हूँ। तो आयकर का जो स्लैब है, ये स्लैब अगर आप 0 से 3 लाख तक की आपकी कमाई है तो आपको, मतलब कोई आपकी कमाई 3 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं है, 0% मैंने नील है, आप पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका इनकम 3 लाख से बढ़ता है और 7 लाख तक आपका इनकम जाता है तो आप 5% टैक्स के दायरे में चले आते हैं, 5% आप पर टैक्स इंप्लीमेंट हो जाता है। अब आपको कहा जाता है कि 7 लाख तक सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। आप सोचते हो कि 7 लाख टैक्स फ्री कर दिया, असर करें कि 7 लाख पर टैक्स लगता है। देखिए होता क्या है कि ये 3 लाख से जो आपका इनकम बढ़ा 7 लाख के बीच में, ये इनकम बढ़ा 4 लाख रुपया। इस 4 लाख पर 5% टैक्स है, वो 20,000 रुपया मात्र होता है। 4 लाख का 5% में 20,000 रुपया आपका टैक्स हुआ। और ये 20,000 जो आपका टैक्स है जो आप पर इम्प्लीमेंट हुआ, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार ने कर दिया है अब 75,000 रुपया। मतलब आपको अगर जो भी आपका इनकम है उस पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया जो है आपको डिडक्शन टैक्स में आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा, टैक्स में स्टैंडर्ड आपको छूट दे दिया जाता है। यही कारण है कि ये जो आपका 20,000 रुपये बहुत कम मात्रा उस स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर जाता है, तो आपको लगता है कि हमको टैक्स नहीं लग रहा है। सरकार कहती है कि आप टैक्स के दायरे में नहीं है अगर आप 7 लाख तक कमाते हैं। दूसरा देखिए, अगर आपका इनकम, ये नए पैटर्न में बतलाऊँ जो हम लोगों का ये अब पिछला जो है सो लास्ट जुलाई, यानी कि हम लोगों को ये जुलाई 2024 में जो भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है उसके अंतर्गत जो इनकम टैक्स में चेंजेस किया है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही पैटर्न्स पे। अगर आपका इनकम 7 लाख से बढ़ता है और बढ़ करके 10 लाख तक आपका चला जाता है, तो अब ये जो टैक्स, इस पर जो टैक्स लगेगा ये आपको 10% टैक्स हो जाता है। अब 10% टैक्स किस पर लगेगा, 7 लाख तक तो आप 5% दे दिए थे, ये बढ़ा कितना, इसमें 3 लाख रुपया आपका बढ़ रहा है। ये इस 3 लाख रुपये का अब आपको 10% देना है, किसका, 3 लाख जो बढ़ा है इसका। फिर अगर आपका 10 लाख से 12 लाख तक जाता है इनकम, तो यहाँ पर आपका टैक्स का रेट हो जाता है 15%। और ये 12 लाख से लेकर के और उसके 12 लाख से लेकर 15 लाख तक जो आपका इनकम है इस पर आपका टैक्स का रेट हो जाता है 20%। और 15 लाख से जैसे ही ऊपर आप बढ़ते हैं तो जितना आप आगे चले जाइएगा मोर देन 15 लाख, उस सब पर जो है मोर देन 15 लाख, इस पर जो आपका टैक्स का रेट होगा ये 30% आपका टैक्स हो जाता है। इसके बाद इससे आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो आपको
उस जितना अमाउंट बढ़ेगा उस पर टैक्स का रेट हमको 30% हो जाता है। ये वर्तमान इनकम टैक्स स्लैब हमारा बताता है। फिर और भी है, इसके ऊपर भी और है। अगर आपका 50 लाख मोर देन हो जाता है तो आपके ऊपर अब सेस इंप्लीमेंट होने लगेगा, मतलब एक उपकर लगने लगता है, फिर अधिभार लगने लगता है। फिर जैसे जैसे 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा आपका टैक्स के अतिरिक्त उस पर अधिभार लगाया जाएगा, उपकर लगाया जाएगा, ये सारे चीज़ें उस पर बढ़ने लगते हैं। तो हम लोगों को उतनी अभी ज़रूरत नहीं है, जानने की जो ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं निगम कर क्या होता है। दूसरा जो प्रत्यक्ष कर की बात हम लोगों ने किया केंद्र सरकार का, इसको निगम कर कहा जाता है, इंग्लिश में कॉर्पोरेट टैक्सेस के लिए वर्ड ये कहा जाता है। एक कॉर्पोरेट टैक्स क्या है कि अगर आपका इनकम जो है, अगर कोई भी सॉरी यहाँ फैक्ट्री से हम लोग बात करते हैं, इनकम की बात आपको जरूरत नहीं है इसलिए उसको एक्सप्लेन हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है कि जैसे जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, चाहे कोई भी जो रजिस्ट्रेशन करा करके अपना कंपनी बनाए हुए हैं, उनको क्या है कंपनी पर टैक्स देना पड़ता है। ये जो इनकम है निगम कर की बात कर रहे हैं, ये निगम कर कंपनी पर टैक्स है, गौर कीजिएगा, कंपनी पर टैक्स है, ये व्यक्ति पर टैक्स नहीं है। ये जो कंपनी फैक्ट्री जो भी बनाई गई है उस फैक्ट्री उस कंपनी पर लगाया गया टैक्स है। मतलब कंपनी का जितना जो टर्नओवर होगा उस पूरे टर्नओवर के अनुसार से उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा। इनकम पर नहीं बात की जा रही है, उसके पूरे टर्नओवर पर ये टैक्स लगाया जाता है, जिसको निगम कर कहा जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। टर्नओवर पर, टर्नओवर वो होता है जितना आपने खरीद बिक्री किया वो सारा आपका टर्नओवर हुआ, मुनाफा नहीं हुआ। मुनाफा हुआ उस पर इनकम टैक्स आया, और जो टर्नओवर हुआ उस पर जो टैक्स लगा उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हम लोगों को ब्याज कर। केंद्र सरकार ही ब्याज कर लगाती है। ब्याज कर क्या होता है ये आपको समझा दें। ब्याज कर का मतलब हो गया कि जैसे आप अगर आपके बैंक से मोर देन 50,000 रुपीज़, अगर आपको ऐसे जनरल इसका फॉर्मेट जो है वो 40,000 रुपया है, कि अगर आपका इंटरेस्ट साल में 40,000 रुपया से अधिक आपको प्राप्त होता है तो आपको 10% TDS कट जाएगा। TDS इसके लिए वर्ड यूज होता है। TDS मीन्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से आपने जो है सो कमाई किया है, आपको आय हुआ है, उस पर भारत सरकार के हिस्से में ऑटोमेटिकली वो संस्था, जिस संस्था से आपको इनकम मिली है, वो TDS काट लेती है, और वह TDS का रेट होता है 10%। ये जो है हमारा, इसी को ब्याज कर कहा जाता है। अगर ब्याज आपने 40,000 रुपये से अधिक आपको एक साल में प्राप्त हुआ है तो उस पर लगेगा। तो 40,000 तक छूट है, गौर करेंगे। आपको जो 41,000 रुपया हुआ, 45,000 हुआ, तो अगर 41,000 हुआ तो 1,000 आपका जो है सो उसमें टैक्सेबल हुआ, उस पर 10% कटेगा। 45,000 हुआ तो आपको 40,000 फ्री है, और 5,000 जो एक्स्ट्रा उस पर आपको 10% TDS कटेगा। फिर आपको एक होता है स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी में क्या होता है, इसका एक और नाम इसको कहा जाता है संपदा शुल्क, इसको कहा जाता है। हिंदी में इसी के लिए वर्ड होता है संपदा शुल्क भी कहा जाता है। संपदा शुल्क क्या हुआ कि अगर आपके पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को अगर आप अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा केंद्र सरकार को, और वह जो टैक्स देते हैं उसी के लिए वर्ड यूज होता है स्टेट ड्यूटी, वो टैक्स कहलाता है। फिर अब आपको हुआ ये उपहार कर। उपहार कर में क्या हुआ, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, जनरली तो दहेज वहेज आप ऐसे ही ले लेते हैं, उस पर कोई दिखाते उखाते हैं नहीं। लेकिन अगर आपने लीगल वे में मोर देन 50,000 50,000 रुपया से अधिक का गिफ्ट दिया है किसी व्यक्ति को, तो वह टैक्सेबल हो जाता है और उस पर आपको टैक्स लग जाता है, इंप्लीमेंट होता है। इसी टैक्स को उपहार कर कहा जाता है। जो जैसे देखिएगा बड़े बड़े लोगों के ऊपर उपहार पर टैक्स लगता है, तो वो नहीं अगर दिए रहते हैं तो फंस जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उपहार लेते वक्त उसका प्राइस का रेट, उसका कीमत घटा देते हैं। देखते हैं कि अच्छा कितना का है, तो कीमत है 50 करोड़ का, तो दिखाएंगे कि नहीं तो 5 करोड़ का ही उपहार था, क्योंकि टैक्स उस पर देना होता है। तो यही होता है उपहार कर। फिर यहाँ प्रतिभूति लेन देन कर कहलाता है, सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स कहलाता है। ये भी जो है सो केंद्र सरकार का है। प्रतिभूति जो शेयर मार्केट में जो सिक्योरिटीज होता है उसको खरीद बिक्री का जो काम होता है उसी को सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स कहलाता है। STT उसको कहा जाता है। तो ये STT जो है सिक्योरिटी ट्रांसफर टैक्स जो है, ये जो लगता है ये भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और ये जितना ट्रांसफर आप करते हैं, खरीद बिक्री होता है, उन सबों पर टैक्स लगता है। इसका रेट बहुत ही कम होता है, माइनर होता है। फिर अब आते हैं हम लोग राज्य सरकार कौन कौन सा टैक्स लेती है। एक और यहाँ पर बता दें, हम यहाँ पर एक कैपिटल चाहिए, 7वां एक आपको बता देते हैं हम, एक कैपिटल गेन टैक्स भी यहाँ पर आता है ना। कैपिटल गेन टैक्स ये भी शेयर मार्केट का ही टैक्स है। अगर आप शेयर मार्केट में जो लाभ कमाते हैं तो उस लाभ पर जो
जितना लाभ होगा उस लाभ पर सरकार एक टैक्स लेती है, जिसके लिए वर्ड यूज होता है कैपिटल गेन टैक्स। ये मैंने बजट वाले भी, नई वाले बजट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें सरकार ने अभी चेंजेस किया था। तो वह होता है, सातवां होता है कैपिटल गेन टैक्स, होता है पूंजीगत लाभ पर वो टैक्स उसको कहा जाता है। फिर यहाँ पर अगला जो टैक्स हम लोग बता रहे हैं, ये राज्य सरकार लेती है, कौन सा, गैर शहरी अचल संपत्ति पर। अब देखिए, शहर से बाहर भी आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं, संपत्ति होते हैं जो आपको कमर्शियल होते हैं, तो उस पर जो सरकार है उस पर भी टैक्स लगाती है। उसी तरह एक भू राजस्व होता है। भू राजस्व ये सब लोग देते हैं, जाते हैं तो कहते हैं मालगुजारी कटा लाए हैं, है ना, मालगुजारी। ऐसे भी लोग नहीं कहते, जमीन का रसीद कटाना कहते हैं जनरली, देखिएगा तो, कि जमीन का रसीद जा करके हम लोग कटवा लिया, अंचल में जमीन का रसीद कर। जमीन का रसीद कटाना ये क्या होता है? रसीद कटाना वो होता है राजस्व देना, और उसी राजस्व को भू राजस्व कहा जाता है, लैंड रिवेन्यू इंग्लिश में, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज होता है। तो जो आपके जितने भी लोगों के पास जमीन है वो प्रतिवर्ष बिहार अपने सरकार को वो टैक्स देते हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, जिसको भू राजस्व कहा जाता है। इसके बाद कृषि आय पर भी टैक्स लगता है। अगर आपका कृषि आय मोर देन 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख से अधिक अगर आप कृषि से कमा रहे हैं, तो वह आपका टैक्सेबल हो जाता है। 1.5 लाख तक आपका इनकम टैक्स से फ्री है, कृषि से आय है तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन मोर देन हुआ तो फिर आपको टैक्स आ जाता है, ये राज्य सरकार लेती है। उसी तरह व्यवसाय कर होता है। ये जितने भी लोग कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर मैं ट्यूशन सेंटर अपना खोलता हूँ या कोचिंग चलाता हूँ या कुछ भी ऐसा कोई काम करते हैं, एक डॉक्टर है अपना रजिस्ट्रेशन करा करके डॉक्टरी पेशा करता है, एक वकील है अपना रजिस्ट्रेशन करा करके वकालत करता है, तो उसको अपने सरकार को, अपने राज्य सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है, जो राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है, लगाती है, उसे कहा जाता है व्यवसाय कर कहा जाता है ना। ये हम लोगों को ये राज्य सरकार के टैक्सेस के अंतर्गत आया। ये सभी टैक्सेस जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ये सभी टैक्सेस हमारे प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल्स थे, और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनको हम लोग जाने हैं। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष कर।